Dear students, welcome to our YouTube channel Green Star and I am your host दिनेश कुमार। आज हम करेंगे क्लास +2 का बिजनेस स्टडी में हमारा जो चैप्टर न्यू है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब तक आपने जान लिया है कि मैनेजमेंट क्या होता है और उसके जो फंक्शंस हैं उसमें से हम दो फंक्शन कर भी चुके हैं, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। ऐसे ही ऑर्गेनाइजिंग में एक नया हमारा जो टॉपिक है वो है बिजनेस स्टडी में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़, यानी कि अपने अधिकारों का अंतरण कर देना, दूसरों को अपने अधिकारों में से थोड़े थोड़े अधिकार क्या कर देना, सौंप देना, बांट देना। इसी को बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बहुत बड़ी बड़ी फर्म में जब एक मैनेजमेंट होता है, एक मैनेजर होता है और उसके अंडर कई सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, उन सभी एम्प्लॉयज़ को थोड़ा थोड़ा क्या दिए जाते हैं, काम जब बांटे जाते हैं, काम करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए उन्हें क्या देना पड़ता है, कुछ ना कुछ अधिकार जो है वो उन्हें सौंपने पड़ते हैं। बिना किसी राइट के, बिना किसी अथॉरिटी के वो क्या नहीं ले सकते। उनके अंदर एक ऐसी पावर है जो डिसीजन लेने की होती है, वो नहीं आएगी जब तक आप उन्हें क्या नहीं देंगे, कुछ अथॉरिटी, कुछ अधिकार उन्हें नहीं सौंप देते हैं। तो इसीलिए आज हम इस चैप्टर में यही जानेंगे कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अपने अधिकारों का अंतरण करना, यानी कि अपने अधिकारों को दूसरों को सौंप देना, ये क्या चीज़ होती है, कैसे इसको आपने पढ़ना है, इसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, ये जो चैप्टर है इसमें आप क्या करोगे, इसमें 3 टॉपिक्स में इसने डिवाइड कर दिया है। यानी कि जब हम डेलीगेट करते हैं कोई भी चीज़, उसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहली आती है अथॉरिटीज़, अधिकार, दूसरी होती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, और तीसरी होती है हमारी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब उत्तरदेता, जवाबदेही। तो ये चीज़ें होती हैं तीनों। ये तीनों क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में, ये 3 वर्ड्स हैं। 3 बार बार आपके जो मतलब आपको बार बार आ सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो आइए हम जो डिस्कस करते हैं इनके बारे में, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं, और एक जो अथॉरिटी है उसके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे आज, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अथॉरिटी की। अथॉरिटी होते हैं अधिकार। किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर डिसीजन लेने की कुछ पावर हैं, वही क्या कहलाते हैं, उसके अधिकार कहलाते हैं। जैसे क्या है कि आप एक माल को खरीदने का ऑर्डर दे सकते हैं या माल को उधार पे बेच सकते हैं। ये चीज़ें की परमिशन अगर आपके पास है, आपके पास डिसीजन लेने की पावर है, तब आपके पास क्या है, अथॉरिटीज़ हैं, आपके पास अधिकार हैं। अब याद रखना, एक मैनेजर रहता है, उसके नीचे कौन काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। और अगर एम्प्लॉय क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, संख्या एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें थोड़े थोड़े अधिकार बांटने पड़ते हैं। आपने एक चीज़ जानी थी कि मैनेजमेंट के कुछ लेवल्स होते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के टोटल कितने लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं। टॉप लेवल में मैनेजर, ये मिडिल लेवल के मैनेजर, और ये क्या होते हैं, लो लेवल के मैनेजर। और सबसे नीचे जो काम करते हैं हमारे, वो कौन होते हैं, वर्कर। अब मान लो सारे ही अधिकार सिर्फ टॉप लेवल के पास हो, इनके पास कोई राइट ना हो, इनके पास भी कोई अधिकार ना हो, तो ऐसे केस में इन एम्प्लॉयज़ के साथ डीलिंग किसको करनी पड़ेगी, हमारे टॉप लेवल के मैनेजमेंट को करनी पड़ेगी। बट आपको मालूम है कि जो टॉप लेवल के वर्कर मैनेजमेंट होता है वो वर्कर से सीधा डील नहीं करता है। वो क्या करता है, पहले लो मिडिल लेवल के को कुछ भी ऑर्डर है वो पास करता है, फिर ये लो लेवल वाले मैनेजमेंट को ऑर्डर पास करते हैं, फिर वो आगे की तरफ वर्कर्स पर वो अप्लाई कर दिया जाता है। याद रखना, आपने अगर ये लेवल वाला चैप्टर अच्छे से किया है तो आप इसको समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब बात करते हैं कि क्या टॉप लेवल के मैनेजर जो होते हैं अपने अधिकार नीचे मिडिल लेवल वालों को थोड़े थोड़े सौंप देते हैं, ये अपने में से अधिकार थोड़े थोड़े इनको सौंप देते हैं, तो ये सभी में बट जाते हैं। जब अधिकार सब में बट जाते हैं तब काम करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि फिर सभी के पास डिसीजन लेने की पावर जो है वो आ जाती हैं। याद रखना, जब तक अथॉरिटी नहीं मिलेगी आप कोई भी डिसीजन है वो खुद से नहीं ले सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, मैनेजर को ये मतलब वर्क दे देते हैं कि आप अपना अधिकार हैं थोड़ा थोड़ा क्या कर सकते हो, अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके जो नीचे काम करने वाले वर्कर्स हैं, आप उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर आप अधिकारों को बांट देंगे तो उससे क्या होगा, बेनिफिट्स आपको कुछ मिलेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी बात आती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है कि जब किसी को काम दिया जाता है, ठीक है, जब उसको अधिकार दिए जाते हैं, कुछ अथॉरिटी दी जाती हैं, जैसे ही आप डेलीगेट करेंगे अथॉरिटी, तुरंत आपके पास क्या आ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आपको क्या हो जाएगी, उत्तरदायित्व आ जाएंगे। मान लीजिए मैंने क्या किया, एक सर्वे वर्क दिया एक वर्कर को, मैंने बोला कि आपको क्या करना है, आज़ाद नगर जाना है और उस एरिया का क्या करना है, एक सर्वे
सर्वे करना है। जैसे ही मैंने उसको अधिकार दिया कि सर्वे करके आपने घर घर जाना है, ये गवर्नमेंट की तरफ से मैंने उसको ID कार्ड बना के दे दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सारे काम कंप्लीट करे। यानी कि जैसे ही अथॉरिटी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जन्म साथ साथ हो जाता है कि ये भाई उस बंदे की लायबिलिटी बनती है, उत्तरदायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस काम को ठीक समय पर पूरा कर दे। समझे ये चीज़? तो अथॉरिटी ट्रांसफर होते ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। इसकी भी मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस है वो हम बाद में जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी होती है उत्तरदेता। अरे भाई जवाबदेही किसकी होगी? अगर काम ठीक तरीके से नहीं हुआ, सही समय पर नहीं हुआ, तब ये जो काम करने की जिसकी जिम्मेदारी थी वो अपने काम से मुकर नहीं सकता। जैसे मैंने सर्वे वर्क दिया था अंकुश को, और वो अंकुश है वो आगे जाके गगन को वो काम सौंप देता है और काम नहीं होता है, तो काम ना होने पर क्या है, अंकुश को कहा जाएगा। अंकुश ने गगन को कहा, गगन से नहीं बात करेंगे हम, गगन को कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मेन जो अकाउंटेबिलिटी थी वो किसकी थी? अंकुश की थी। इसीलिए अगर आपने कोई काम किसको दिया है? अंकुश को दिया है, और उसने वो काम गगन से करवाया है, तो हम क्या करेंगे? गगन को कुछ नहीं कह सकते। सारी जो हमारी अकाउंटेबिलिटी होगी वो किसकी होगी? अंकुश की होगी। यानी कि अकाउंटेबिलिटी को दूसरे व्यक्तियों पर सौंपा नहीं जा सकता। आप वो टाल नहीं सकते, किसी और पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो इस प्रकार हमारी तीन चीज़ें हैं, अधिकार यानी कि अथॉरिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि हमारे उत्तरदायित्व, और अकाउंटेबिलिटी हमारी जवाबदेही। ये तीनों चीज़ें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। आइए अब हम जानते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है अथॉरिटीज़। और अथॉरिटी क्या होती हैं? अधिकार। अधिकारों को जब दूसरों को सौंप दिया जाता है, जैसे ही हम मैनेजमेंट क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट्स को अधिकार सौंप देता है, तुरंत क्या हो जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो उस काम को करे। साथ में एक बात और जनरेट होती है क्या, कि उसका काम बट जाता है। जब उसका काम कई लोगों में बट जाएगा तो वो क्या करेगा, बड़ी ही एफिशिएंटली से, बड़े ही स्पेशलाइजेशन से अपने वर्क को कंप्लीट करवा सकता है। एक बात याद रखना, हर व्यक्ति हर काम में परफेक्ट नहीं होते हैं। कुछ काम के लिए कुछ स्पेशल व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है और वे उन काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसे बोलते हैं स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट उठाना। इसीलिए तो आज क्या है, यही फर्मों में एक मैनेजर ना होकर के कई सारे मैनेजर्स होते हैं, कई सारे टीम लीडर्स होते हैं, वही सारे मिलकर के क्या करवाते हैं, फर्म को काम करवाते हैं। आइए जान लेते हैं अथॉरिटीज़ जब लोगों को बांटी जाती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस सामने आती हैं। सबसे पहले बात करते हैं वो है इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर आप चाहते हो कि आपकी फर्म का जो मैनेजमेंट है वो क्या हो, बहुत इफेक्टिव हो, उसका जो रिजल्ट्स हैं, उसका इम्पैक्ट है बहुत अच्छे से लोगों पर पड़े, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, आपको अथॉरिटी को डेलीगेट करना ही होगा। एक व्यक्ति अकेला पूरी फर्म को चला नहीं सकता। यानी कि मैंने बोल दिया, मान लो एक मैनेजर है एक फर्म के अंदर, वहाँ पर 5 या 10 वर्कर है, तो वो अच्छे से मैनेज कर लेगा। जब वर्कर की संख्या बढ़ेगी 500, 1000, 15,000, 20,000, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे, वर्कर ज़्यादा होंगे, तो एक व्यक्ति क्या करेगा, फर्म को मैनेज नहीं करेगा। वो क्या करेगा, अपने फर्म के ऑर्गेनाइजेशन के कुछ डिपार्टमेंट्स बनाएगा, उनके वर्कर्स की टीम बनाएगा, टीम को एक लीडर देगा और उनको कुछ अधिकार भी देगा। जब तक उनको अधिकार नहीं मिलेंगे वो बार बार क्या पूछेंगे, मैनेजमेंट से सवाल करेंगे, मैनेजमेंट से हर चीज़ पूछ कर करेंगे। तो ऐसे केस में मैनेजमेंट को बहुत प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने अधिकार लोगों में बांट देते हैं ताकि मैनेजमेंट का काम क्या हो सके, बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से इफेक्टिवली डन हो सके। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके मैनेजमेंट क्या हो, बड़ा ही इफेक्टिव हो, आप काम को क्या कर दें, बांट दें और अपने अधिकार दूसरों को सौंप दें। जब थोड़े थोड़े अधिकार आप बांट देंगे तो व्यक्ति क्या करेंगे, बहुत अच्छे से काम को डन करेंगे और आपका मैनेजमेंट इफेक्टिवली कंप्लीट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एम्प्लॉय की डेवलपमेंट। जब एक वर्कर है, एम्प्लॉय है, जो हमारे वर्क कर रहे हैं, उनको आपने कुछ अधिकार सौंप दिए, ऐसे केस में क्या होगा, उसका पर्सनली डेवलपमेंट होगा। एक नई स्किल्स इंसान के अंदर जागती हैं। अब एक बात सोचिए, एक इंसान है, उसको कुछ आपने पावर दे दी, कुछ अथॉरिटी दी, उनको क्या मिला, कुछ काम करने का मौका मिला। उन्होंने क्या किए, नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ ढूंढे, सर्च किए, काम को करने का कुछ नया तरीका ढूंढा और उससे क्या हुआ, काम बेहतर तरीके से हो पाया। तो इससे क्या हुआ, एक व्यक्ति को नए काम को नए तरीके से करने का क्या मिला, एक जज्बा सा मन में आता है। तो ऐसे में वो काम के कुछ नए तरीके ढूंढेगा, कुछ नए मेथड्स ढूंढेगा, नई टेक्निक्स वगैरह हैं उनका जन्म होगा। तो एम्प्लॉयज़ को काम करने को अगर हम खुली छूट दे दें, उन्हें एक अधिकार दिए जाएँ, तो एम्प्लॉय क्या होगा, मोटिवेट होते हुए क्या करेगा, अच्छे काम करेगा और इससे उसकी पर्सनली डेवलपमेंट होगा और वो फर्म के लिए क्या करेगा, बेस्ट और अच्छे से अच्छा ही काम करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन
टू द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलता है अगर उनको क्या मिल जाए, कुछ अधिकार मिल जाए। मान लो आप एक फर्म के अंदर एक एम्प्लॉय हैं, ठीक है, या मैनेजर हैं, और आपको सारे काम पूछ कर करने पड़ते हैं। बार बार मैनेजमेंट को ऑर्डर डालो कि भाई देखो मैं ये करना चाहता हूँ, क्या मैं ये कर लूँ, क्या मैं ऐसे कर लूँ, क्या मैं ऑर्डर दे दूँ, क्या मैं डाटा मटेरियल के लिए ये कर लूँ, क्या मैं वर्कर्स की छुट्टी कर दूँ, क्या मैं वर्कर की सैलरी डिसाइड कर सकता हूँ, या जो भी है कोई भी काम होंगे बार बार पूछ करने पड़े, तो उससे क्या होता है, उस वर्कर के दिमाग में क्या हो जाता है, ये चीज़ छवि बैठ जाती है कि वो अच्छे से काम को नहीं कर पाएगा, है ना। इसीलिए एम्प्लॉय को मोटिवेशन पावर्स की ज़रूरत है, हम उसे अधिकार सौंप देते हैं। जैसे ही उसके पास कुछ अथॉरिटी आएंगी, कुछ पावर्स आएंगी, और वो क्या होगा, एक अंदर से उसके अंदर एक मोटिवेशन आता है कि वो खुद से भी डिसीजन ले सकता है। वो भी क्या है, उसके अंदर भी कुछ पावर्स हैं, कुछ मतलब अंदर से एक मतलब उसके अंदर एक मोटिवेशन पावर जाग जाएगी कि वो भी एम्प्लॉय है फर्म का, खुद से डिसीजन ले सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, वो मोटिवेशन मिलेगा तो वो एम्प्लॉय बहुत अच्छे से वर्क भी करेगा और फर्म को बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देगा। ग्रोथ, डेवलपमेंट सब कुछ एम्प्लॉय पर डिपेंड करती है, और अगर एम्प्लॉय मोटिवेट होता है तो फर्म भी, याद करना बिल्कुल ज़रूरी है, ग्रोथ करेगी ही करेगी। तो एम्प्लॉय का मोटिवेशन पावर कहाँ से मिलती है, जब हम उन्हें कुछ अधिकार सौंप देते हैं, कुछ अथॉरिटी दे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैसिलेशन ऑफ द ग्रोथ। ग्रोथ का मौका मिलता है। देखिए अब एक वर्कर है, जब उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है तो ऐसी मैनेजमेंट भी है, मैनेजमेंट को काम करने का मौका मिलता है, उसके अंदर कई सारे ग्रुप्स काम करते हैं। जब वो अपने अधिकारों को लोगों को सौंपता है तो उस ग्रुप की क्या मिलती है, एक ग्रोथ पावर बढ़ती है। ये ध्यान रखना, जब एम्प्लॉयज़ को खुद को डिसीजन लेने की पावर मिलती है, जब उनके अंदर कुछ अथॉरिटी दी जाती हैं, तो ऐसे में वो काम को और बेटर तरीके से करेंगे, तो कहीं ना कहीं फर्म की ग्रोथ भी जायज़ है, आपकी होगी। नए वर्कर, नए एम्प्लॉय, अच्छे वाले एक्सपीरियंस खिलाड़ी आपको मिलेंगे, तो नॉर्मल सी बात है आपकी फर्म की ग्रोथ होगी ही होगी। नेक्स्ट है बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन होता है तालमेल बनना। देखो आपकी फर्म में हर तरह के लेवल पर मैनेजमेंट है, कई तरह के वर्कर हैं जो ग्रुप्स में बटे हुए हैं, सबके पास कुछ ना कुछ अधिकार होंगे, तो सब में क्या बना रहेगा, एक कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, तालमेल सा बना रहता है, आपस में एक दूसरे की हेल्प करना, कोऑपरेट करना, एक दूसरे की मदद करना। देखिए जब तक एक डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं करेगा तो सभी डिपार्टमेंट्स में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। अगर एक डिपार्टमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एक काम नहीं कर रहा है ठीक ढंग से, तो नॉर्मल सी बात है पूरी फर्म पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अगर अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग कुछ पावर्स दे करके, अथॉरिटीज़ दे करके उनमें बेटर कोऑर्डिनेशन जो है हम वो उनमें लगा सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज हमने किया अथॉरिटी को डेलीगेट करने पर क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, डेलीगेशन अथॉरिटी होता क्या है, अधिकारों को दूसरे व्यक्तियों को सौंप देना, अपने सबऑर्डिनेट्स को, याद रखना अधिकार ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, तो इसलिए क्या होगा, आपने अपने नीचे वालों बंदों को क्या दिए हैं, कुछ अधिकार सौंप दिए हैं, ताकि वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिवली डन कर सके और हमारे बिजनेस को बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मिल सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो टॉपिक रह गए हमारे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ग्रीन स्टार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।